हेलो गाइस, मैं हूं जीविशा और जीविशा क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसे आपको पता ही है कि हमारी प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ है पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट की, वो चैनल पर चल रही है, जिसके 9 पार्ट जो हैं वो इस चैनल पर आ चुके हैं। इसी के साथ हमारी पंजाब जीके की जो सीरीज़ है वो भी साथ साथ चल रही है, जिसके हमने 4 पार्ट्स जो हैं वो भी उसके आ चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ दिया गया बेल आइकन को दबा लें, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये वीडियो आपके यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के साथ साथ जो किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट है या फिर पीएचडी टेस्ट है उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखें और अपने आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखें कि क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। आपको मैं एक गाइडेंस देना चाहूँगी कि जिस भी टॉपिक को प्रीवियस ईयर ज़रूर देखें। प्रीवियस ईयर को देखने का फ़ायदा ये होता है, हम ये देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, वेयर द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर में बुक पूछी गई है किसी थिंकर की, आप ये अंदाज़ा लगा के चलो कि आपको नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ से बुक जो ऑलरेडी पूछी गई है उस थिंकर की अब थ्योरी पूछी जाएगी। हो सकता है उससे डीप भी क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको अवॉइड करना मुझे लगता सही होगा। ओके, ये पार्ट 10th है और जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, whose ideas of the following were incorporated in the philosophical radicalism of the utilitarianism। ओके, तो किसके द्वारा ये बोला, मतलब ये किसका आइडिया है फिलोसफिकल रेडिकलिज्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ओके, 4 ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन 1 मैकियावेली, ऑप्शन 2 थॉमस हॉब्स, ऑप्शन 3 जॉन लॉक एंड ऑप्शन 4 रूसो। किसका हो सकता है ये आइडिया? किसने ये आइडिया जो है वो इनकॉर्पोरेट किया है? कि कौन सा आइडिया? फिलोसफिकल रेडिकलिज्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, यानी कि थॉमस हॉब्स। ठीक है, ये जो आइडिया है वो थॉमस हॉब्स के द्वारा जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। ओके, यस, हमारा ऑप्शन क्या है? आंसर 2। ओके, जल्दी से अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, थॉमस हॉब्स की बुक्स क्रोनोलॉजिकल में आप ज़रूर याद करके जाइए, उनकी क्या ईयर्स हैं, कई बार मैच द कॉलम में भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन और रीज़न का। असर्शन दिया हुआ है हमें, कौटिल्य एम्फेसिस द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूलर। असर्शन में ये बोल रहे हैं कि जो कौटिल्य है वो बोल रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग जो रूलर है उसकी ज़रूरत है, इस चीज़ पर जोर दिया गया है। और रीज़न बोला है उन्होंने, ही वॉज हैविंग एक्यूरेट अवेयरनेस of the danger of anarchy as well as the absolute necessity to establish order in society। ओके, रीज़न दिया गया है कि वो उस जो स्टेट की अनार्की के है उसके बारे में वो उनको अवेयरनेस थी, और वो ये एब्सोल्यूट जो नेसेसिटी है, मतलब ऑर्डर्स, मतलब पूरा ऑर्डर इस्टेब्लिश करना सोसाइटी में, इस चीज़ के बारे में भी उनको पूरा का पूरा अवेयरनेस थी। तो यानी कि अब ये आपको देखना है कि ये दोनों जो हैं वो सही हैं। ओके, तो ऑप्शन असर्शन देखते हैं। असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूलर की बात की है कि एक स्ट्रॉन्ग रूलर है। एक्चुअली उनकी जो बुक है अर्थशास्त्र वो इसी चीज़ पर बेस्ड है कि एक जो किंग है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, उसको क्या डिप्लोमेसी करनी है, उसको कैसे वार कैसे करनी है, कितने फोर्ट्स होंगे, कैसे होंगे, तो ये सब कुछ। और इसका रीज़न भी जो है वो बिल्कुल सही है, और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। ओके, यस, यानी बोथ आर करेक्ट। आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो रीज़न दिया गया है वो बिल्कुल सही है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्लेटो इज थ्योरी ऑफ आइडियाज। इनमें से कौन सा जो सोर्स है वो प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज का नहीं है। ओके, चार ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे पास। हेराक्लिटस, ऑप्शन 2 है एंटिस्थेनिस, और ऑप्शन 3 है सॉक्रेट, एंड ऑप्शन 4 है एलिटिक्स। ओके, तो ऑप्शन 1 के देखते हैं, नोशन ऑफ द स्फीयर ऑफ बिकमिंग। ऑप्शन 2 का है द नोशन ऑफ एब्सोल्यूट एस्टिसिज्म एंड राइजिस सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। सॉक्रेट का है द डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेप्ट, एंड फोर्थ का है द आइडिया ऑफ स्फीयर ऑफ द एब्सोल्यूट बीइंग। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर कि कौन सा पॉलिटिकल प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज का सोर्स जो है वो नहीं रहा। तो क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। ओके, यानी एंटिस्थेनिस। ओके, द नोशन ऑफ एब्सोल्यूट एंटिस्थेसिस एंड राइजेस ऑफ सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। ओके, तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, ये हमें कुछ जो अरिस्टोटल की जो आइडियाज़ ऑफ कॉजेज दे रखे हैं और उनके साथ उनके एक्सप्लेनेशंस दे रखे हैं। मैच द कॉलम करना है इनका कि देखते हैं सही है कौन सा किसके साथ सही बैठता है। ओके, द एफिशिएंट कॉज, द फाइनल कॉज, द मटेरियल कॉज एंड अ फॉर्मल कॉज। ओके, उनके सामने है द सब्सटेंस एंड द सेंस ऑफ द थिंग, द मैटर ऑफ विच इज कंपोज्ड, द पर्पस टूवर्ड विच इज द मूवमेंट इज डायरेक्टेड, द कॉज ऑफ मोशन। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन, किसको किसके साथ मैच किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैच करते हैं हम द एफिशिएंट कॉज। ओके, तो इसका क्या होना चाहिए, द कॉज ऑफ मोशन, तो यानी ए का हो जाता है हमारा 4। द फाइनल कॉज, इसका क्या होना चाहिए, द पर्पस टूवर्ड विच इज अ मूवमेंट इज डायरेक्टेड। ठीक है, तो जो फाइनल कॉज है द पर्पस ऑफ टूवर्ड्स विच द मूवमेंट इज डायरेक्टेड, जहाँ पर डायरेक्ट किया जाता है मूवमेंट को। ओके, आगे है फॉर्मल कॉज लास्ट में, जिसका है मैच हो जाता है द सब्सटेंस एंड इसेंस ऑफ द थिंग। ओके, फिर जो मटेरियल थिंग्स बचता है वो ऑब्वियसली मैच हो रहा है द मैटर ऑफ विच इज़ कंपोज्ड। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठ जाता है, हमारा करेक्ट जो है वो ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। ओके, यस, ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है, ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। एफिशिएंट का द कॉज ऑफ मोशन, द फाइनल कॉज का द पर्पस टूवर्ड्स विच द मूवमेंट इज डायरेक्टेड, द मटेरियल का मैटर इज विच इज कंपोज, द फॉर्मल कॉज का है द सब्सटेंस एंड एसेंस ऑफ द थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। ओके, असर्शन रीजन से क्वेश्चन है। असर्शन दिया गया है हमें फॉर लॉक, लेबर इज द सोर्स एंड द जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, लॉक के लिए जो लेबर है इज द सोर्स एंड जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसका रीजन पढ़ लेते हैं हम। रीजन क्या दिया गया, इट्स फंक्शन इज टू टर्न द अर्थ इनटू कंज्यूमेबल गुड्स। ओके, तो इसका फंक्शन क्या है, पहले तो असर्शन पढ़ते हैं। लेबर क्या है, एक सोर्स है, एंड जस्टिफिकेशन है एक प्रॉपर्टी का। ओके, और इसका रीजन दिया गया है कि इसका काम क्या है, टू टर्न अर्थ इनटू द कंज्यूमेबल गुड्स, यानी कि जो कंज्यूमेबल गुड्स है उसमें जो है उसको टर्न कर देना। मतलब कोई भी चीज़ है, अर्थ है, यहाँ पर अर्थ दिया गया है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को कंज्यूम करने लायक बना देना जो है वो लेबर का फंक्शन बोला गया। ओके, तो क्या होगा, यस, ये दोनों जो हैं वो करेक्ट हैं। ओके, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ये बिल्कुल सही है कि लॉक ये मानता है कि जो लेबर है वो सोर्स है, जस्टिफिकेशन है प्रॉपर्टी का, और इसका फंक्शन जो है क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स में बदल देना अर्थ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ओके, विच वन ऑफ द फीचर ऑफ द रोल इज कंसेप्ट ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस इज नॉट ट्रू।
ठीक है। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा जो है रॉल्स के कंसेप्ट में से वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है उसका फीचर जो है वो नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है उसके बारे में। ओके, कौन से हैं? तो 4 ऑप्शंस हैं दिए गए, उसमें पढ़ लेते हैं। ओके, ऑप्शन 1 है नो वन नोज हिज प्लेस इन सोसाइटी, हिज क्लास पोजीशन और सोशल स्टेटस। ओके, इन्होंने बोला कि कोई भी नहीं जानता है कि जो सोसाइटी में उसका प्लेस क्या है, क्लास पोजीशन क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, ये वो नहीं जानता। ओके, सेकंड क्या बोल रहा है, नो वन नोज हिज फॉर्च्यून इन हिज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एसेट्स एंड एबिलिटीज़। ठीक है, वो ये भी नहीं जानता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एसेट्स क्या है, कैसे हैं। ओके, इसके बारे में भी नहीं। ओके, ऑप्शन 3 में बोल रहे द पार्टीज नोन देयर स्पेशल साइकोलॉजिकल प्रोपेंसिटीज में बोला गया है कि जो साइकोलॉजिकल जो है प्रोपेंसिटीज उसको वो जानता है, वो पार्टीज जानती हैं। ओके, ऑप्शन 4 बोल रहा है द पार्टीज डू नॉट नो देयर कंसेप्शन ऑफ गुड। ठीक है, वो अपने कंसेप्शन ऑफ गुड को भी नहीं जानता है। तो पहली बात तो ये कि वेल ऑफ इग्नोरेंस में रॉल्स ने बताया कि कोई भी कुछ नहीं जानता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 वैसे आंसर मिल जाता है। इसमें पहले ही बोला है कि जो स्पेशल साइकोलॉजिकल प्रोपेंसिटीज़ हैं उसको वो जानता है, पर जो ट्रू है वो ये है कि कोई भी जो है अपने सोशल स्टेटस, क्लास स्टेटस कुछ भी नहीं जानता है, वो वेल ऑफ इग्नोरेंस में जी रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है उसमें बता रखा है कि वो जानता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसने बोला है कि कोई भी कुछ भी नहीं जानता है। ठीक है, वो ब्लाइंडली है एकदम से, ओरिजिनल पोजीशन को भी वो नहीं जानते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड द वेलफेयर स्टेट एज अ काइंड ऑफ इंस्लेवमेंट। ओके, कौन सा थिंकर है इनमें से जिसने डिस्क्राइब किया है वेलफेयर स्टेट को अ काइंड ऑफ इंस्लेवमेंट। ओके, 4 ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है कार्ल पॉपर, ऑप्शन 2 है F.A. हेग, ऑप्शन 3 है रॉबर्ट नॉजिक एंड ऑप्शन 4 है मिल्टन फ्रीडमैन। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो जो वेलफेयर स्टेट का इंस्लेवमेंट डिस्क्राइब किया है एज अ इंस्लेवमेंट, वो कौन से हैं? हमारे रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक की एक फेमस बुक का नाम क्या है? स्टेट अनार्की एंड यूटोपिया, जिगजैग ऑफ द पॉलिटिक्स। ओके, ये जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स एंड अनार्की स्टेट ऑफ यूटोपिया ये पूछ रखी है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ M.N. रॉय। अब इन्होंने बोला है कि M.N. रॉय के केस में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। ओके, 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, देखते हैं। ओके, स्टेटमेंट 1 है ही प्रिपेयर्ड अ मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। ओके, उनका मॉडल था, जो मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसके लिए था? फ्री इंडिया के लिए था। ओके, ऑप्शन 2 है सॉवरन पावर वॉज टू बी वेस्टेड इन द पीपल। उन्होंने बोला कि जो सॉवरन पावर्स है वो किसके हाथ में होनी चाहिए? वो किसके हाथ में होनी चाहिए? पीपल के। ओके, पीपल इज कमेटीज टू बी सेटअप इन द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़। जो पीपल की, लोगों की कमेटीज़ हैं वो कहाँ पर सेटअप होनी चाहिए? ऑब्वियसली विलेज, टाउन्स एंड सिटीज़ में। ओके, तो ये ऐसा बोला है उन्होंने। अब देखते हैं ये सही है या गलत। ओके, ही डिड नॉट कंसीडर द राइट ऑफ सक्सेशन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। ओके, यस। ओके, ही डिड नॉट कंसीड द राइट ऑफ सक्सेशन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ओके, ये इसका जो है वो करेक्ट, मतलब इसके बारे में ट्रू नहीं है। बाकी जो है वो तीनों ट्रू हैं, यानी कि वो मॉडल चाहते थे फ्री इंडिया का और सॉवरन पावर्स थी जो लोगों के हाथ में, मानते थे कि लोगों के हाथ में हो, और जो कमेटीज़ मानते थे वो विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ में हो। लेकिन ऑप्शन 4 है वो
गलत है, यानी कि ट्रू नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। EMS द्विपद इस बुक महात्मा एंड इज़म इज एन एनालिसिस ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो उन्होंने बोला कि इनकी जो बुक है महात्मा एंड इज़म इज एनालिसिस ऑफ द महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के जो व्यूज़ हैं उनको एनालिसिस किया गया है, ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू में जो है उसको एनालिसिस किया गया है। ओके, तो ऑप्शन 1 है सिंडिकलिज्म, ओके, ऑप्शन 2 सोशलिज्म, ऑप्शन 3 लिबरलिज्म, ऑप्शन 4 जो है वो मार्क्सिज्म। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो जो महात्मा एंड इज़म बुक है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है? वो मार्क्सिज्म जो एनालिसिस किया गया है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मार्क्सिज्म। ओके, तो यानी जो इनकी बुक है महात्मा एंड इज़म, इसका जो एनालिसिस है, ओके, वो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से है? वो मार्क्सिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। अब ये बोला है कि इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। ओके, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, देखते हैं। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी इज क्वालिटेटिव। ऑप्शन 2 है बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी इज क्वांटिटेटिव। ऑप्शन 3 है पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ओके, ऑप्शन 4 है पोस्ट बिहेवियर पॉलिटिकल थ्योरी इज एथनोसेंट्रिक फोकस स्पेशली ऑन द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं। ओके, तो ऑप्शन 1 में बोला है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी इज क्वालिटेटिव। यस, बिल्कुल सही है, क्वालिटेटिव था, ठीक है। नॉर्मेटिव थ्योरीज जो है वो फॉलो की जाती थी, इतने फैक्चुअल चीज़ें जो है वो इतना नहीं, व्हाट ऑट टू बी ये ज़्यादा जो है वो सेंटर पॉइंट होता था, ठीक है। बिहेवियर पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो क्वांटिटेटिव थी। यस, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ फैक्ट्स पर हमने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया, जिसको जो हमारे डेविड ईस्टन है उसने हाइपर फैक्चुअलिज्म भी बोल दिया। ऑप्शन 3 देखते हैं पोस्ट बिहेवियर पॉलिटिकल थ्योरी इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यस, जब उन्होंने देखा कि जो बिहेवियर पॉलिटिकल थ्योरी उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं तो उन्होंने उसको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों कर लिया। ओके, ठीक है, तो इसको वैल्यू लेडन एंड फैक्ट लेडन दोनों ही बनाया गया। ओके, लेकिन ऑप्शन 4 जो है इसमें बोला गया है कि वो एथनोसेंट्रिक हैं और सिर्फ वेस्टर्न डेमोक्रेसीज को ही जो है स्पेशली फोकस करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, एथनोसेंट्रिक नहीं है। उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को बनाया जिसमें उन्होंने हर कंट्री को रख कर देखा, वो स्पेशली ये नहीं था कि वो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के लिए था या एथनोसेंट्रिक था। ओके, तो यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है ऑप्शन 4। ओके, तो यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा 4 है, इज़ नॉट ट्रू, यानी बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वो ट्रू हैं। यस, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी इज क्वालिटेटिव, बिहेवियल थ्योरी इज क्वांटिटेटिव एंड पोस्ट बिहेवियल बोथ। ओके, तो यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एम्फेसिसाइज ऑन प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी हाईलाइटिंग 3 क्राइटेरिया। किसने जो है वो 3 क्राइटेरिया जो है उसको फॉलो किया प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का? तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? ओके, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ओके, यानी कि रॉबर्ट ए डाहल। तो ये बात जो है वो रॉबर्ट ए डाहल ने मतलब एक्चुअली उन्होंने प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को हाईलाइट किया है 3 क्राइटेरियाज में। ओके, उस चीज़ पर जोर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मुलेशन ऑफ मैक्स वेबर। इनमें से जो कौन सा मैक्स वेबर के द्वारा फॉर्मुलेट जो है वो नहीं किया गया? ओके, ऑप्शन 1 देखते हैं, रैशनैलिटी, फंक्शनल डिफरेंटेशन एंड स्पेशलाइजेशन रिजल्टिंग इन ऑर्डर, हार्मनी एंड एफिशिएंसी। ओके, ऑप्शन 2 देखते हैं, डोमिनेंट अथॉरिटी बेस्ड ऑन बिलीव्स एंड सिंबल्स इन द रिलेशन टू द आइडियल टाइप। ऑप्शन 3 देख लेते हैं, डोमिनेंट अथॉरिटी इज अ हायरार्किकल
एंड रिलेटेड टू द स्टेट एंड रूलिंग क्लास। ऑप्शन 4 देख लेते हैं, रैशनलाइजेशन एंड आइडियल टाइपोलॉजी मेथड। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? क्या पूछा गया है कि रैशनैलिटी, फंक्शनल डिफरेंटिएशंस एंड स्पेशलाइजेशन रिजल्टिंग इन अ हार्मन एंड एफिशिएंट। यस है। ओके, डोमिनेंट अथॉरिटी बेस्ड ऑन बिलीव्स एंड सिंबल इन रिलेशन टू द आइडियल टाइप। यस, ये भी बिल्कुल कहा गया है कि जो बिलीव्स हैं और सिंबल्स हैं वो डोमिनेंट अथॉरिटी जो उसका बेस्ड है, ठीक है, कहा जा सकता है। रैशनलाइजेशन एंड द आइडियल टोपोलॉजी मेथड, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन 3 जो है, डोमिनेंट अथॉरिटी इज अ हायरार्किकल एंड रिलेटेड टू द स्टेट एंड रूलिंग क्लास, नहीं, ये नहीं है। तो यानी कि जो हमारा करेक्ट जो आंसर बैठ जाता है वो बैठ जाता है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बैठ जाता है, ठीक है। डोमिनेंट अथॉरिटी इज अ हायरार्किकल एंड रिलेटेड टू स्टेट एंड रूलिंग क्लास, ये जो है वो बात गलत कही गई है। ये मैक्स वेबर के द्वारा जो है वो फॉर्मुलेशन जो है वो नहीं किया गया है। बाकी जो 3 हैं वो उनके द्वारा किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? Who said that federalism requires the people who desire union and must not desire unity? ठीक है, किसने बोला है कि जो फेडरलिज्म है वो रिक्वायर करता है लोगों को हु डिज़ायर यूनियन मस्ट नॉट डिज़ायर यूनिटी। ठीक है, यूनियन को डिज़ायर करते हैं, यूनिटी डिज़ायर नहीं करते, ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, कौन कौन से देख लेते हैं। ऑप्शन 1 जेम्स ब्राइस, ऑप्शन 2 एवी डाइसी, ऑप्शन 3 केसी वेयर एंड ऑप्शन 4 एच फाइनर। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन 2, ओके, एवी डाइसी। ओके, मतलब किसने बोला है जो डिज़ायर जो मतलब हु डिज़ायर यूनियन एंड मस्ट नॉट डिज़ायर यूनिटी, ये बात जो है वो किसने बोली है? वो बोली है एवी डाइसी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। द assertion that there is no direct connection between the shape of political culture and the stability of governance is made by। ठीक है, ये बोला गया है कि assertion है कि there is a no direct connection between the shape of political culture and the stability of the governance is made by। ओके, तो यानी कि कह रहा है कि कोई कनेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, किसके बीच में? पॉलिटिकल कल्चर की शेप में और गवर्नेंस की जो स्टेबिलिटी है उसके बीच में। ओके, कोई भी कनेक्शन नहीं है। किसने बोला है? 4 ऑप्शन हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है लेजपार्ड, ऑप्शन 2 है वॉलिन, ऑप्शन 3 है केवांग और ऑप्शन 4 है ब्लॉन्डन। तो किसने कहा हो सकता है ये बात कि कोई कनेक्शन नहीं है, किसके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, किसके बीच में? पॉलिटिकल कल्चर एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस। तो इसका करेक्ट जो आंसर बैठ जाता है वो बैठ जाता है ऑप्शन 1, ओके, लेजपार्ड। ओके, तो इन्होंने बोला है कि इनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, किसके बीच में? पॉलिटिकल कल्चर की शेप और गवर्नेंस की स्टेबिलिटी के बीच में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर बैठ जाता है हमारा ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने। ओके, द एबिलिटी ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट टू गेट द वे डिपेंड ऑन 4 क्रूशियल रिलेशनशिप्स। ओके, 4 ऑप्शंस हैं हमारे। ऑप्शन 1 कांग्रेस, ऑप्शन 2 फेडरल ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन 3 जो है वो सुप्रीम कोर्ट एंड ऑप्शन 4 जो है वो मास मीडिया है। पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव इज अनडाउटली द मोस्ट क्रिटिकल, इनमें से जो है वो जो मोस्ट क्रिटिकल है वो कौन सा बैठ जाता है? ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट, अब द एबिलिटी, अब क्या क्वेश्चन क्या है कि द एबिलिटी ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट टू गेट द वे डिपेंड ऑन 4 क्रूशियल रिलेशंस। ठीक है, ये चारों का जो रिलेशनशिप जो है वो है यूएस प्रेसिडेंट अगर उनकी एबिलिटी का। ओके, और 4 ऑप्शंस हमें पढ़ चुके हैं और पूछा गया है कि इनमें से अनडाउटली जो है मोस्ट क्रिटिकल जो है वो कौन सा है? तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1 कांग्रेस।
ओके, तो कांग्रेस जो है वो अनडाउटली जो है वो मोस्ट क्रिटिकल जो है वो बैठ जाता है इनमें से, इन सब में से, मतलब ठीक है, इनके जो 4 रिलेशनशिप हैं इनमें से जो है वो मोस्ट क्रिटिकल जो है वो बैठ जाता है हमारा द कांग्रेस। ओके, कांग्रेस यहाँ पर पार्टी नहीं है, कांग्रेस यहाँ पर जैसे हाउस है ना, जैसे हमारा सदन है पार्लियामेंट, वैसे वहाँ पर कांग्रेस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सी राइट मिल्स द पावर एलीट, ठीक है, सी राइट मिल की जो बुक है द पावर एलीट 1956 ऑफर अ जनरल एनालिसिस ऑफ एलीट इन, ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में जनरल एलीट्स की बात की है, जनरल एनालिसिस किया है एलीट्स का, ठीक है, कौन सा किया है, 4 ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से किस में किया गया। एंटायर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, क्या कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में किया है। डेवलप्ड कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द वेस्टर्न यूरोप, क्या इनका किया है। ऑप्शन 3 है डेवलप्ड कैपिटलिस्टिक नेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड जापान, क्या इनका किया है। या 4th है डेवलप्ड कैपिटलिज्म ऑफ यूएसए। तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर हमारा, क्या कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड पूरे के पूरे कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में है, या डेवलप्ड कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप उसके बारे में है, उसके बारे में एनालिसिस किया गया है। ऑप्शन 3 है डेवलप्ड कैपिटलिस्टिक नेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड जापान, क्या इसके बारे में है। या 4th ऑप्शन है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बैठ जाता है ऑप्शन 4, डेवलप्ड कैपिटलिज्म ऑफ द यूएसए। तो जो सी राइट मिल है इनकी बुक द पावर एलीट 1956 वो क्या ऑफर करती है, जनरल एनालिसिस ऑफ द एलीट्स इन द डेवलप्ड कैपिटलिज्म ऑफ द यूएसए। ओके, उसके बारे में जो है जनरल एनालिसिस जो है वो करती है। ओके, तो हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। ओके, फिर हमारे पास असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। असर्शन में दिया गया है कॉन्सेशनल डेमोक्रेसी इज एन इनकम्प्लीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। असर्शन में दे रखा है कि जो कॉन्सेशनल डेमोक्रेसी है वो क्या है, इनकम्प्लीट थ्योरी है डेमोक्रेसी की। और रीज़न दे रखा है एज इट ब्लॉक्स द वे ऑफ जेन्युइन अल्टरनेटिव, ठीक है, ये क्या करती है, रोकती है, ठीक है, ब्लॉक करती है द वे ऑफ जेन्युइन अल्टरनेटिव, जो असल में जो अल्टरनेटिव हैं उनको वो ब्लॉक करती है। ओके, ये बोला गया। ओके, तो क्या होगा इसका, तो ये है बोथ आर करेक्ट बट नॉट, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये क्यों है, देखो ऑब्वियसली इसका इन दोनों का कोई रिलेशन बैठ नहीं रहा है अगर इनको बिकॉज लगा कर देखा जाए। ओके, जैसे डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक करती है जेन्युइन अल्टरनेटिव को, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो यानी कि ये जो है वो अपनी अपनी जगह ये सही है लेकिन इन दोनों का रिलेशन कोई नहीं बैठ रहा है। ओके, तो इसलिए बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से अपना। ओके, द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ commodity chains of the producers and the consumers, sellers and buyers, linking countries in the core of the world economy is the basis of। तो ये बोला गया है जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो कमोडिटी चेन्स बना हुआ है, जैसे किसका, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स का, प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूम करने वालों का, सेलर्स एंड बायर्स का, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है। ओके, लिंकिंग कंट्रीज इन द कोर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज अ बेसिस ऑफ, ठीक है, तो ये किसका कोर जो लिंक करता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, इस पे जो है वो लिंक करता है, इसका बेसिस ऑफ है, ठीक है, किस चीज़ के बेसिस पर है, ठीक है। लेनिनिस्ट थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म, फ्रेडमैन इज वर्ल्ड ऑफ द फ्लैट थ्योरी या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, तो किस पर होना चाहिए। ओके, क्या ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पर है या लेनिन के है इंपीरियलिज्म पे, या फ्रेडमैन की जो वर्ल्ड फ्लैट थ्योरी है उस पर है, या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पर है। तो ऑब्वियसली ये क्रिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है तो ये
ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 4। ओके, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ओके, उस पर ये बेस्ड है, ठीक है, द कोर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। उन्होंने ये क्रिटिसाइज के रूप में ही बोला है कि प्रोड्यूसर्स, एक कमोडिटी चेन है जो चलती रहती है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर से, सेलर्स और बायर्स से, ठीक है। तो ये किस बेस पर बनाया गया है? वर्ल्ड सिस्टम इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। पावर इज लाइक मनी इज फॉर्मुलेटेड बाय, पावर जो है वो क्या है? एक मनी है, मनी की तरह है, पैसा है, जिसको मतलब कॉइन, जस्ट लाइक अ कॉइन, है ना। तो मतलब अगर हमने खर्च कर दिया तो वो चला जाएगा, है ना। तो पावर जस्ट लाइक एज अ मनी इज फॉर्मुलेटेड बाय, तो ठीक है, ये बोला गया है कि पावर जो मनी है उसको मनी से कंपेयर किसने किया है? 4 ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन 1 सी राइट मिल्स, ऑप्शन 2 पॉल स्वीजी, ऑप्शन 3 जो है वो टालकट पार्सन है, ऑप्शन 4 जो है राफेल मिलिपेंट है। ओके, तो क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3 यानी टालकट पर्सन, ठीक है। उसने बोला है इस चीज़ को कि जो पावर है इज़ लाइक अ मनी, इज़ लाइक अ कॉइन, ठीक है। खर्च कर दिया तो बस चला गया, वो वापस नहीं आएगा, ठीक है, वो चला गया है, खर्च हो गया। तो जस्ट लाइक अ कॉइन, अगर एक बार गया तो वो खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो उसने कंपेयर किया है किससे? पावर को कंपेयर किया है मनी से, कॉइन से, ठीक है। तो किसने किया है? वो किया है टालकट पार्सन ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बैठ जाता है, करेक्ट आंसर जो बैठ जाता है वो बैठ जाता है ऑप्शन 3, ओके, टालकट पार्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जल्दी से। Who believe that the source of revolution occurs when it is limited to political, not extending to the social, ठीक है। कौन बिलीव करता है द सक्सेस ऑफ द रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशन की जो सक्सेस है, ठीक है, वो तब है इट इज़ लिमिटेड टू द पॉलिटिकल, नॉट एक्सटेंड इज अ सोशल, ठीक है। वो क्या करती है? लिमिट करती है पॉलिटिकल को, जब वो पॉलिटिकल को लिमिटेड करती है और सोशल को बढ़ाती है, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने बोला है। तो किसने ये बात बोली है? कौन बिलीव करता है इस चीज़ को? तो 4 ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है क्रेन ब्रेंटन, ऑप्शन 2 है व्लादिमीर लेनिन, ऑप्शन 3 है अन्ना हैरेंट एंड ऑप्शन 4 है महात्मा गांधी। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन 3, ओके, अन्ना हैरेंट। तो अन्ना हैरेंट ने ये बात बोली है कि जो रेवोल्यूशन की सक्सेस है वो क्या करती है? तब होती है जब पॉलिटिकल जो है वो लिमिटेड हो और सोशल नॉट एक्सटेंड टू द सोशल, ठीक है। जो सोशल को एक्सटेंड जो है वो नहीं किया जाता, तब वो ज़्यादा सक्सेस होती है, वो उसका मानना ये है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बैठ जाता है वो बैठ जाता है ऑप्शन 3 अन्ना हैरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। कैच ऑल पार्टी डिस्क्राइब द मोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पार्टी सिस्टम इन, ठीक है। तो बोला गया है कि ऑल पार्टी, जो कैच ऑल पार्टी है उसको डिस्क्राइब किया द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पार्टी सिस्टम, इन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास वेस्टर्न यूरोप में किया गया है, ईस्टर्न यूरोप में किया गया है, द यूएस पार्टी सिस्टम में किया गया है, या ऑल ऑफ द अबव, ये इन सब में ही किया गया है। तो वो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही आंसर होगा कि ऑल ऑफ द अबव, बट रेयरली केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आता है, मतलब बहुत ही इजी। तो जो यूजीसी है इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं डालेगी आपको कि हाँ आपको ऑल ऑफ द अबव देकर आपको छुट्टी कर देगी, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर बैठ जाता है वो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, ओके, वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो जो कैच ऑल पार्टीज़ है उसको डिस्क्राइब किया गया है पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पार्टी सिस्टम, ठीक है। कहाँ पर किया गया? वेस्टर्न यूरोप में किया गया, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडिया, ठीक है। तो इनमें से जो है कौन सी जो प्रिविलेजेस की गई हैं लेजिस्लेचर की, ठीक है,
4 ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। राइट टू पनिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड द राइट टू रिस्ट्रेन अदर्स फ्रॉम द पब्लिशिंग। ठीक है, इस पर क्या ये प्रिविलेज की गई है? या सेकंड है द प्रिविलेज ऑफ द एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द हाउस। ऑप्शन 3 है द राइट टू रेगुलेट इज इंटरनल मैटर्स। ये ऑप्शन 4 है द राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन 1 देखते हैं, द राइट टू पनिश डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स एंड द राइट टू रिस्ट्रेन अदर्स फ्रॉम द पब्लिशिंग। यस, ये बिल्कुल सही है। ये जो डिबेट्स हैं उनको पब्लिश करने का राइट भी है, प्रोसीडिंग्स का राइट्स भी है, और जो ठीक है ये राइट्स दिए गए हैं। और क्या है? प्रिविलेजेस ऑफ द एक्सक्लूडिंग स्ट्रेंजर्स फॉर द हाउस। यस, उनको किया गया है, कोई स्ट्रेंजर्स को एंट्री नहीं है वहाँ पर, एक्सक्लूड किया गया है। द राइट टू रेगुलेट द इंटरनल मैटर्स। यस, जो राइट टू जो उनके इंटरनल मैटर्स हैं उनको रेगुलेट करने का राइट जो है वो लेजिस्लेचर को ही दिया गया है। द राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर्स फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, तो ये भी जो है वो करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बैठ जाता है? यानी हमारे जो ए, बी, सी और डी है वो चारों के चारों ही जो हैं वो करेक्ट हैं। ओके, ए, बी, सी एंड डी, ये चारों ही हैं वो करेक्ट हैं। ओके, तो यानी कि जैसे राइट टू पब्लिश डिबेट्स प्रोसीडिंग्स, इनको पब्लिश करने का राइट है। राइट टू रिस्ट्रेन अदर्स फ्रॉम द पब्लिशिंग। ओके, स्ट्रेंजर्स को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द हाउस एंड इंटरनल मैटर्स को रेगुलेट करने का राइट भी उन्हीं को ही है। और द राइट टू पनिश मेंबर्स एंड आउटसाइडर फॉर ब्रीच द प्रिविलेज। ओके, जो भी इसको करेगा तो उसको पनिश करने का भी राइट जो है वो दिया गया है। ओके ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आपका सपोर्ट ही कहीं ना कहीं जो है वो मेरे को कॉन्फिडेंस देगा कि यस, मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड करा सकूं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, तो ऑब्वियसली शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो ट्राई करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना कोई भी बिल्कुल यूज़ करें। ओके, और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें। ओके, मैं हूँ जीविशा और जीविशा क्लासेस पर बने रहें। थैंक यू।